हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वी में झारखंड जीके जीएस सीरीज की तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सीरीज में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के बारे में फिर से विचार विमर्श करेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम जेपीएससी, जेएसएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो जेपीएमसीसी हो या जेटीजीएलसीसी हो या जेसीसीई हो, इन सारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने इसमें आज का जो चैप्टर का मुख्य टॉपिक लिया है उसमें मैंने आज खनिज अयस्क जो भी झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उन प्रचुर मात्रा में पाए गए जाने वाले खनिज को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है। प्रीवियस ईयर में इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और मैंने टॉप 20 क्वेश्चन जो लिया है आज का वो बेहद ही लाजवाब है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको झारखंड की स्थापना दिवस बताई थी कि झारखंड की स्थापना कब हुई थी, झारखंड किस ज़िले में पहले किस ज़िले से अलग होकर बना था। आज क्वेश्चन है कि झारखंड रेलवे के बारे में, धनबाद रेलवे के बारे में, कि धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। इसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा और इस पे जो फैक्ट बातें हैं वो बात करते चलें। तो धनबाद रेलवे की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 5 नवंबर 1951 में। ठीक है, जो ये स्थापना हुई थी कब हुई थी? 5 नवंबर 1951 में। और जो ये पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर है इसके अंतर्गत 5 मंडल और आते हैं। ठीक है, धनबाद के अलावा इसमें क्या है 5 मंडल और आते हैं, जो कि आपका दानापुर रेलवे मंडल हो गया, मुगलसराय रेलवे मंडल हो गया, समस्तीपुर रेलवे मंडल हो गया, सोनपुर रेलवे मंडल का हो गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है वो हाजीपुर है। ठीक है, और ये 5 रेल मंडल जो आपका हाजीपुर के अंतर्गत आता है उसमें से सबसे ज़्यादा जो है आपका रेवेन्यू जो जनरेट करता है वो है धनबाद रेलवे मंडल। क्लियर। तो देखिए इसमें जो फैक्ट है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि धनबाद किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो वो आपका हाजीपुर हो गया। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो हाजीपुर जोन के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला रेलवे मंडल है तो कौन है? वो धनबाद रेलवे मंडल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो है आपका हाजीपुर। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे और ये हाजीपुर इसका मुख्यालय है। इसके अंतर्गत आने वाले 5 जो रेल मंडल है, मैं उनका नाम फिर से एक बार आपको रिपीट कर दूं। दानापुर, मुगलसराय, समस्तीपुर, सोनपुर रेल मंडल का मुख्यालय भी हाजीपुर ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो गया? पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से हुई? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी चेंज कर दिया जाता है। चेंजिंग क्या होगा कि देखिए क्वेश्चन सेम है, 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद, तो यहाँ पे जिला का नाम चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ धनबाद की जगह कौन सा जिला आ जाएगा? मान लीजिए कभी कभी यहाँ पे गिरिडीह जिला दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा। अगर धनबाद जिला के बारे में आपसे बात किया जाए तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, 2 ब्लॉक से अलग होकर बोकारो की स्थापना की गई थी। एक का नाम है चास, ठीक है, और एक क्या है आपका, और चंदन क्यारी, और क्या है? चंदन क्यारी। ठीक है, ये 2 ब्लॉक को एक करके जो है आपको बोकारो की स्थापना की गई थी, अगर धनबाद जिला की बात करें तो। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे गिरिडीह के बारे में बात कर ले कि गिरिडीह जिला से कितनी ब्लॉक ली गई थी, ठीक है, तब आपका आंसर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तब आपका आंसर आएगा 6 ब्लॉक। कितना ब्लॉक? 6 ब्लॉक। तो चीज़ों को एकदम ध्यान से समझिएगा, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, जब धनबाद जिला का बात करें कि बोकारो की जब स्थापना हुई तो कितनी ब्लॉक ली गई थी, तो 2 ब्लॉक ली गई थी। लेकिन जैसे ही गिरिडीह की बात हो तो आपको तुरंत ध्यान में रखना है कि वहाँ से कितने ब्लॉक ली गई थी? वहाँ से 6 ब्लॉक ली गई थी। क्लियर। और धनबाद जिला के जो ब्लॉक है उसका नाम भी मैंने आपको बता दिया है, चास और चंदन क्यारी। और बोकारो स्थापना का जो एग्जैक्ट डेट है वो डेट है आपका 1 अप्रैल। क्या है? 1 अप्रैल 1991। ठीक है, तो ये 3-4 जो फैक्चुअल चीज़ है, इसलिए मैंने आपको हमेशा बोला हूँ कि जब वीडियो स्टार्ट हो तो अपने साथ आप एक कॉपी पेन जरूर रखें। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं एक्स्ट्रा आपको बताते जा रहा हूँ उसे भी आप नोट करते रहिए। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 2000 में निर्माण के बाद
कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी। तो झारखंड की स्थापना सबको पता है 15 नवंबर 2000 को, और क्वेश्चन है कि उसके बाद जो झारखंड के कितने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी। तो आपको ये पता होगा कि झारखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थी श्री बाबूलाल मरांडी, उनके बाद जो आए वो अर्जुन मुंडा, फिर उनके बाद जो आया आपका शिबू सोरेन, फिर मधु कोड़ा। तो इस सीरीज अगर को आप देखते जाइए, फिर आया आपका हेमंत सोरेन, फिर आया रघुवर दास, और अभी फिर हेमंत सोरेन आए हुए थे और उनके किसी कारणवश ईडी के रिमांड में है। तो अभी जो झारखंड का जो लेटेस्ट सीएम है, जो अभी वर्तमान में सीएम है झारखंड के, वो है चंपई सोरेन। तो इस क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तब इसका सही आंसर था 6, ठीक है। और 6 का मैंने आप एक एक करके नाम बता दिया। फर्स्ट हो गया बाबूलाल मरांडी, ठीक है। सेकंड हो गया अर्जुन मुंडा, थर्ड हो गया आपका शिबू सोरेन, फोर्थ हो गया आपका मधु कोड़ा, ठीक है। फिफ्थ हो गया फिर हेमंत सोरेन, फिर सिक्स हो गया रघुवर दास, ठीक है। लेकिन जो अभी करंट में आपका एक और सीएम आया है जिनका नाम है चंपई सोरेन। तो ये जब क्वेश्चन मैंने लिया हूँ तो उस टाइम इसका जो ऑप्शन था 6 तक ही है, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ तो उस टाइम आंसर इसका 6 होगा। लेकिन अगर आप करंट में आपसे अगर कोई पूछा जाए तब आपका आंसर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर। और 7 मुख्यमंत्री का नाम मैंने आपको एक एक करके वो भी बता दिया है। तब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2000 में झारखंड के गठन के बाद कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया। तो इसका क्वेश्चन मैंने, इसका जो आंसर है मैंने आपके पिछले हर वीडियो में मैंने बताया, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से बनता है, बस क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो अलग हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि अब तक जो है झारखंड बनने के बाद कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा गया, तो अब तक कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। जिसमें से पहला जो डेट है वो है आपका 19 जनवरी 2009, और ये फर्स्ट वाला है, आपको ये भी याद में रखना है, ठीक है। सबसे पहला वाला ये है। उसके बाद जो है आपका 1 जून, ठीक है। कब लगा फिर, 1 जून 2010, ये आपका सेकेंड वाला है। और जो लास्ट लगा है वो लगा है आपका 18 जनवरी 2013 में। तो कुल मिलाकर 3 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका। और सबसे फर्स्ट वाला को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और मैंने इसे करवाया भी है। फर्स्ट वाला सेकंड वाला देखिए इस सेट में आपका कितना बार लगा ये पूछ लिया, तो इसलिए मैंने तीनों का डेट भी आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका सही आंसर है 3 बार राष्ट्रपति शासन अब तक झारखंड में लागू हो चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2000 में निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दी। राज्यपाल के रूप में सेवा दी, तो पहला राज्यपाल का पहला नाम मैं बता दूं आपको, उनका नाम था प्रभात कुमार, ये आपको पता है, ठीक है। झारखंड बनने के बाद जो प्रथम वाला को आप याद ही रखिए, ठीक है। पहला राज्यपाल था वो, उनका नाम क्या था, प्रभात कुमार। और जब उसके क्रम में आप आइएगा तो जब तक ये क्वेश्चन बना था उस टाइम जो है अब तक 9 जो है वो राज्यपाल रह चुके थे। लेकिन जो प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में कितने राज्यपाल हो चुके हैं, टोटल 10। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 10। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो क्या होगा, 10। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में झारखंड कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे आपका नंबर पूछ रहा है कि झारखंड को जो है भारत में किस राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। तो 15 नवंबर को जब झारखंड बना था, 15 नवंबर 2000 को, तब झारखंड को भारत में 28वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। किस राज्य के रूप में, 28वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। और ये किस राज्य से अलग होकर बना, तो ये आपका बिहार से अलग होकर बना था। क्लियर। 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना, ये किस राज्य से अलग होकर बना, तो ये बिहार राज्य से अलग होकर बना। और कौन सा राज्य का दर्जा मिला इसे, तो इसे 28वें राज्य का दर्जा मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो गया, 28वें राज्य। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। चलिए ठीक है, ये एकदम फैक्ट सही है। और इस दिन झारखंड में निम्न व्यक्तित्व का जन्मदिन भी है। तो बताइए 15 नवंबर को झारखंड का जो स्थापना दिवस है उसे हम किस रूप में और मनाते हैं। तो देखिए इसके पहले ऑप्शन की बात कर ले, तो ऑप्शन में है सईद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, सैयद सिप्ते रजी और बिरसा मुंडा। तो आपको पता है कि 15 नवंबर को जो हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं वो किस महापुरुष की याद में मनाते हैं, वो किसका व्यक्तिगत है जन्म हुआ था, उस किस व्यक्ति महान का जन्म हुआ था। तो उस दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था,
बिरसा मुंडा का, इनके जन्म का बात कर ले तो इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875। और इनकी मृत्यु का बात कर ले तो इनकी मृत्यु हुई थी 9 जून। कब हुई थी? 9 जून 1900 में। कब हुई थी? 9 जून 1900 में। तो हम लोग जो 15 नंबर डेट मनाते हैं उनकी कितनी जयंती है? वो एक्चुअल में बिरसा मुंडा की जयंती है। और बिरसा मुंडा को आदिवासी लोग भगवान के रूप में पूजते हैं और इन्हें एक उपनाम भी दिया गया। इन्हें क्या नाम दिया गया? इन्हें धरती आबा के नाम से संबोधित किया गया है। इन्हें किस नाम से संबोधित किया गया? इन्हें धरती आबा के नाम से संबोधित किया गया। और बिरसा मुंडा से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप इसका डेट ऑफ बर्थ, इनका डेट ऑफ बर्थ ध्यान में रखिए कि इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 15 नवंबर 1875 है। उनके बाद इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 19 जून 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 9 जून 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है वो खूंटी जिला, किस जिला? खूंटी जिला के अंतर्गत उलिहातू गांव में हुआ था। खूंटी जिला के अंतर्गत कहाँ हुआ था? उलिहातू गांव में हुआ था। ये आपका गांव का नाम हो गया और ये क्या है आपका? ये जिला का नाम है। ठीक है, ये जिला का नाम है खूंटी। और खूंटी जिला के अंतर्गत क्या है? उलिहातू एक गाँव है जहाँ पे किनका जन्म हुआ था? बिरसा मुंडा का। ठीक है, और बिरसा मुंडा का जयंती अभी मैंने आपको बताया 15 नवंबर। और इसी दिन को हम लोग झारखंड में क्या मनाया जाता है? झारखंड की स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन? मतलब झारखंड का जो राजभवन बनाया गया है वो किसकी देखरेख में बनाया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है सैडलो बैलोट के नेतृत्व में। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो सैडलो बैलोट के नेतृत्व में। और एक बात आपको और बताते चलूँ कि जो राजभवन है वो राज्यपाल, वो किनका? वो राज्यपाल का आधिकारिक आवास होता है। वो राज्यपाल का क्या होता है? वो राज्यपाल का आधिकारिक आवास होता है। ठीक है, आधिकारिक आवास होता है जहाँ पे वो अपने परिवार के साथ रहते हुए राज्यपाल का आधिकारिक आवास होता है। यह जो है 62 एकड़ में फैला हुआ। कितने एकड़ में फैला हुआ है? ये 62 एकड़ में फैला हुआ है। और इसकी बनाने की अगर लागत की बात कर लूँ तो इसके बनाने में कुल 7 लाख रुपए की लागत लगी है। कितनी लागत लगी है? 7 लाख रुपए की। तो ये एक्चुअल जो फैक्ट है इसको भी आपको ध्यान में रखते चलना है। और कभी कभी इसके निर्माण के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसका निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो इसका निर्माण देखिए 1930 में स्टार्ट हो गया था बनना। ठीक है, 1930 में बनना स्टार्ट हो गया था। लेकिन ये जब कंप्लीट का बात किया जाए तब ये कब कंप्लीट हुई थी? 1931 में। तो इसको भी ध्यान में रखना है, ये कब बनना स्टार्ट हुआ था? 1930 में। और ये कंप्लीट कब हुआ था? 1931 में। और कितना में फैला हुआ? तो अभी मैंने आपको बताया 62 एकड़ में फैला हुआ। और यही आपसे अगर बात कर ले कि कितना वर्ग मीटर में फैला हुआ है तब आपका आंसर होगा कि 2,50,000। कितना? 2,50,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। कितना में फैला हुआ है? 2,50,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। और इसकी बनाने की जो लागत है वो कितनी लागत है? वो 7 लाख रुपए की लागत लगी है इसे बनाने में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन 1 सैडलो बैलोट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला जो है एशिया की सबसे बड़ी तांबा कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तांबा यानी से हम क्या बोलते हैं? उसे कॉपर बोलते हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी क्या है? एशिया की सबसे बड़ी तांबे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, एशिया की। और वही बात कर ले हम इसे दुनिया की, तो ये दुनिया यानी कि विश्व की सबसे दूसरी बड़ी गहरी खान है। ये विश्व की क्या है? दूसरी सबसे गहरी खान है और एशिया की सबसे बड़ी। तो और ये किस जिला के अंतर्गत आता है? आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए। ये पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है। किस जिला के अंतर्गत आता है? यह पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आप देखिएगा वो खनिज से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन एग्जाम में लगभग आता ही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? कॉपर उद्योग। घाटशिला उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर, जिसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम तांबा भी बोलते हैं। और ये क्या है? ये एशिया की सबसे पहली तांबे की खान है। एशिया की सबसे पहली तांबे की खान है और दुनिया की सबसे दूसरी गहरी खान है। और ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो यह पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है
झारखंड के निम्न जिलों में से बॉक्साइट की प्रचुर मात्रा पाया जाता है। तो बॉक्साइट जो है प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है लोहरदगा। कहाँ पाया जाता है? लोहरदगा। और लोहरदगा में बॉक्साइट की जो है प्रचुर मात्रा पाया जाता है। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एक एल्युमिनियम का अयस्क है। वो क्या है? एक एल्युमिनियम का अयस्क है। और इसका जो आपका रासायनिक फॉर्मूला होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, वो रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Al2O3 इंटू 2H2O। क्लियर? Al2O3 इंटू 2H2O। ठीक है, H2O तो आप समझ रहे जल का है। क्या हो गया? ये हो गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड इंटू जल। ये बॉक्साइट का आपका अनुसूत्र हो गया है। और इसका जो सही आंसर था वो क्या था? लोहरदगा। क्लियर? और इसके साथ साथ एक ज़रूरी फैक्ट ये भी है कि यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? झारखंड में, ठीक है, झारखंड में किन जिलों में बॉक्साइट की प्रचुर मात्रा पूछा जाता? अगर आपसे भारत के बारे में पूछा जाता, ठीक है, अगर भारत के बारे में पूछा जाता तब आपका आंसर यहाँ पे चेंज हो जाता है। यहाँ भारत के बारे में पूछा जाता तो सबसे बड़ा क्या हो जाता है? यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे उड़ीसा हो जाता। कौन हो जाता? बॉक्साइट की सबसे प्रचुर मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो वो उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है। और कोडरमा आपको पता है कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक का। और ये झारखंड की बात करेंगे तब ये कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक का। वहीं अगर भारत में बात कर ले तो भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा अभ्रक? वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, वो आप कहीं भी साइड में नोट डाउन करते रहे, क्योंकि हम जितना ज़्यादा जानेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 है क्या कि देखिए यहाँ पे कुछ फसल संबंधी क्वेश्चन है। ठीक है। तो निम्न में से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? यहाँ को ध्यान से यहाँ समझिएगा, यहाँ पे नहीं है। ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके ये पॉइंट के बारे में भी बात कर लें। तो सबसे पहले इसके आंसर के बारे में बात करें तो आंसर जो इसका सही होगा वो होगा जायद। ठीक है, क्या होगा? जायद। अब रबी फसल की बात कर लेते हैं। रबी फसल क्या है? तो रबी फसल कब उगाया जाता है पहले उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। रबी फसल जो है वो नवंबर मध्य में बोई जाती है। कब बोई जाती है? नवंबर के मिड में। ठीक है, नवंबर मिड में बोई जाती है। और इसे काटी कब जाती है? इसे काटी जाती है अप्रैल मई में काटी जाती है। कब काटी जाती है? अप्रैल मई में काटी जाती है। और बोई कब जाती है? नवंबर मिड में। ठीक है। और रबी फसल के बारे में बात कर ले, अगर आपसे कुछ उदाहरण पूछ ले कि रबी फसल का उदाहरण बताइए, तो रबी फसल का उदाहरण क्या हो जाएगा? जौ। ठीक है, जौ हो जाएगा, दालें हो जाएगा, ठीक है, चना हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब आपका जो है वो रबी फसल की उदाहरण है। गेहूँ ले लेते हैं हम, गेहूँ भी क्या है? रबी फसल। एक सरसों ले लेते हैं, सरसों भी क्या है? ये रबी फसल है। और जब आपसे जो आप इसका जो आपका पीरियड है ये कब से बोया जाता है? नवंबर से लेके नवंबर में बोई जाती है। और कब काटा जाता है? तो मार्च से अप्रैल से मई तक। ठीक है, अप्रैल से मई तक काटी जाती है। और इस पीरियड में जो आपका ऋतु रहती है वो कैसा ऋतु है? वो शीत ऋतु है। तो वो कैसा ऋतु है? वो शीत ऋतु रहती है। तो इसे हम शीत ऋतु का भी फसल कहते हैं। क्लियर? रबी फसल को क्या कह सकते हैं हम? शीत ऋतु की फसल भी कहती है, क्योंकि इसमें जो है ना पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। ऐसे फसल के लिए हमें पानी की आवश्यकता क्या होती है? वो कम होती है। ये था रबी फसल का डिफिनेशन। अब खरीफ फसल समझ रहे, तो खरीफ फसल की बुआई कब होती है? खरीफ फसल की जो बुआई है वो जून से अक्टूबर तक होती है। ठीक है, जून में इसकी बुआई होती है। और कब इसकी कटाई कब हो जाती है? इसकी कटाई अक्टूबर में होती है। ठीक है। और इस टाइम में आपको पता है क्या होता है? इस टाइम जो है आपका मानसूनी, इसे मानसूनी फसलें भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम में जो है इस समय भारत में जो है वो मानसून का मौसम रहता है। ठीक है, उस समय किसका मौसम रहता है? मानसून का मौसम रहता है, इसलिए इसे मानसून फसलें भी कहते हैं। जाहिर सी बात है अगर इस पीरियड में हम किसी भी चीज़ को उगा रहे हैं तो उसे के लिए अधिक पानी की ज़रूरत हो। तो आप सोयाबीन, तो यहाँ किस चीज़ की खेती होती है इस मौसम में? तो इस मौसम में होती है सोयाबीन की होती है। ठीक है, इसके अलावा रबड़ की होती है। और सबसे ज़रूरी धान की होती है। ठीक है, तो ये सब किसके उदाहरण है? ये सब खरीफ फसल के उदाहरण है। जबकि जायद जो है, जायद का जो सीज़न आता है वो मार्च से जून महीने के बीच में आता है। कब आता है? वो मार्च से जून महीने की बीच में आता है, जो कि झारखंड में इस अनुरूप हम लोग कोई भी फसल का उत्पादन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही था कि कौन सा मौसम फसल नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? मार्च और जून। अब इसके अंतर्गत हम क्या क्या उगाते हैं? तो इसमें मान लीजिए करेला होता है। ठीक है, क्या होता है? करेला होता है, ककड़ी होता है।
तो ये सब फसल इसमें उगाई जाती है, जायद की फसलें कहलाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन 4, और ऑप्शन 4 क्या है? जायद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रोमाइड और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्न जिलों में से पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, कि क्रोमाइड और मैग्नीज अयस्क जो है वो झारखंड के किन जिलों में पाए जाते हैं? तो वो पाया जाता है पश्चिमी सिंहभूम यानी कि वेस्ट सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम के जो ज़िला है वो कब अस्तित्व में आया था, अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले। ये कहाँ पाया जाता था? तो वेस्ट सिंहभूम, जिसे हम पश्चिमी सिंहभूम भी कहते हैं, यह ज़िला अस्तित्व में कब आया था? तो यह अस्तित्व में आया था आपका 16 जनवरी 1990 में। कब अस्तित्व में आया था यह? 16 जनवरी 1990 में। जहाँ इसका जो पुराना नाम है, इसे हम पुराने नाम से क्या जानते हैं? इसे पुराने सिंहभूम भी कहते थे। क्या कहते थे इसे? पुराने सिंहभूम। इस टाइम यहाँ से 3 जिला अलग हुआ। ठीक है, 3 जिला अलग हुआ, जिसमें से एक था आपका पूर्वी सिंहभूम, एक था पश्चिमी सिंहभूम और एक था सरायकेला खरसावा। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय कहाँ है? चाईबासा में। और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, यहाँ पे हो जनजाति, झारखंड की जो एक प्रमुख जनजाति है हो जनजाति, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी इन्हीं की पाई जाती है। कि अब जनजाति की पाई जाती है? हो जनजाति की आबादी सबसे ज़्यादा यहीं पे पाई जाती है, पश्चिमी सिंहभूम में। और क्रोमाइड और मैग्नीज का जो सबसे बड़ा ज़िला है झारखंड में वो कौन है? पश्चिमी सिंहभूम यानी कि वेस्ट सिंहभूम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ये आंसर रहा। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है डाटा से रिलेटेड है कि झारखंड में लाख टन यानी कि जो कोयला का भंडार दिखाया जा रहा है आपको वो लाख टन में है। कोयला का भंडार कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार झारखंड में है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा झारखंड के किस ज़िले में है? तो धनबाद ज़िले में है। और कोयला का पहले भंडार टन के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे कितना लाख टन कोयला है? यहाँ पे 80,356 लाख टन कोयला का भंडार है। और सबसे ज़्यादा कोयला किस ज़िले में है? तो धनबाद ज़िले में है। और धनबाद ज़िले में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो वो झरिया में है। कहाँ पे है? वो झरिया में है। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पे है? झारखंड के धनबाद ज़िले में, और धनबाद ज़िला के अंतर्गत झरिया में। और यहाँ पे जो हम भंडार कोयला का बात करें तो यहाँ पे कितना? 80,356 लाख टन कोयला। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बस एक डाटा बेस क्वेश्चन है, आपको उसको ध्यान में रखना है। यहाँ कोयला का भंडार कितना है? 80,356। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कि झारखंड कौन सा राज्य गैर कोकीन का एकमात्र उत्पादक है? ठीक है, झारखंड कौन सा राज्य गैर कोकीन का एकमात्र उत्पादन है? तो भारत का एक ही राज्य है जो कौन है? वो झारखंड है। जो झारखंड है जहाँ पे क्या किया जाता है? गैर कोकीन जो है वो पाया जाता है। तो गैर कोकीन होता क्या है पहले इसके बारे में मैं बात कर लूँ। ये कोक का एक भौतिक और रासायनिक गुण है। ये कैसा गुण है? ये कोक का एक भौतिक और रासायनिक गुण है। ठीक है, इसमें राख की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? इसमें राख की मात्रा अधिक होती है। और इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? इसका उपयोग हम लोग सीमेंट में, ठीक है, सीमेंट उद्योग में करते हैं। उसके बाद उर्वरक बनाने में करते हैं। और कहाँ करते हैं? और हम लोग कांच की फैक्ट्री में करते हैं इसका उपयोग। और साथ में चीनी मिट्टी की जो बर्तन वगैरह बनाई जाती है वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। ईंट निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो आपका गैर कोकिंग जो है ये झारखंड राज्य में पाया जाता है। और झारखंड राज्य में पानी के साथ साथ जो है इसकी जो मात्रा है बहुत ही प्रचुर है, बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोक में ना तो भौतिक गुण पाया जाता है ना ही रासायनिक गुण पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो झारखंड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड की उपराजधानी क्या है? उपराजधानी तो पहले हमें राजधानी पता होना चाहिए, तो राजधानी सबको पता ही होगा आई होप। झारखंड की राजधानी क्या है? वो तो रांची है। लेकिन यहाँ पे उपराजधानी के बारे में पूछा जा रहा। तो झारखंड की जो उपराजधानी है वो है दुमका। दुमका, और दुमका क्यों प्रसिद्ध है झारखंड में? यहाँ पे एक प्रसिद्ध मेला लगाया जाता है। कौन सा मेला? यहाँ पे हिजला मेला लगाया जाता है। ठीक है, इसलिए जो ये दुमका प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि झारखंड में जो हिजला मेला है, हिजला मेला वो कहाँ लगाया जाता है? तो वो दुमका में ही लगाया जाता है। ठीक है, वो दुमका में लगाया जाता है। और यहाँ दुमका और किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे बासुकीनाथ मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है? यहाँ पे बासुकीनाथ मंदिर भी है। इसके लिए भी जो है दुमका वो प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन 4 दुमका। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि झारखंड धाम
किस ज़िले में है? झारखंड धाम किस ज़िले में? आपको बताते चलो कि झारखंड धाम में जो है वो हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, और यहाँ पे भगवान शिव की, ठीक है, यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है। किस भगवान का मंदिर है यहाँ पे? यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है, भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है। और ये किस ज़िले में पाया जाता है? ये किस ज़िले में है? तो ये गिरिडीह ज़िले में है। किस ज़िले में है? गिरिडीह ज़िले में है। गिरिडीह ज़िले में स्थित धनवार, ठीक है, गिरिडीह ज़िले के अंतर्गत धनवार में स्थित है आपका झारखंड धाम मंदिर। बस आपको क्वेश्चन यही बताना था कि झारखंड धाम किस ज़िले में है, तो ये गिरिडीह ज़िले में है, और गिरिडीह ज़िले के अंतर्गत धनवार में है। और यहाँ पे किस भगवान की मंदिर है? तो यहाँ पे शिव भगवान का मंदिर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो गया? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 है, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड राज्य का जब गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 में, तो उस समय जो हमारे मुख्य न्यायाधीश, जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, वो कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा विनोद कुमार गुप्ता। और इनका कार्यकाल के बारे में बात कर ले तो इनका कार्यकाल था 5 दिसंबर 2000 से कब तक था? तो 7 मार्च 2003 तक। तो 3 वर्षों का इनका कार्यकाल रहा, और इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन 1 विनोद कुमार गुप्ता। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 है, झारखंड राज्य के चांदिल जल विद्युत परियोजना में किस नदी पर है? तो झारखंड राज्य के अंतर्गत एक चांदिल जल परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है, ये पूछा गया है। तो ये किस नदी पर स्थित है? सबसे पहले इसका आंसर की बात कर लें तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वर्णरेखा नदी पर, ठीक है। अब ये बात कर ले कि चांदिल किस राज्य के अंतर्गत, किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत आता है। और ये जो विद्युत जल परियोजना है ये 3 राज्यों ये का एक पहल है, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीनों राज्य का एक त्रिपक्षीय पहल है। इनका मुख्य उद्देश्य जो है सिंचाई के साथ साथ यहाँ पे बिजली उत्पादन भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो झारखंड राज्य के अंतर्गत चांदिल जल परियोजना है वो किस नदी के पे है? तो वो आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, झारखंड में वह कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी। तो लातेहार जिला के अंतर्गत एक हिल स्टेशन है जिसे हिल स्टेशन का भी दर्जा दिया गया, तो उसका सही आंसर क्या होगा? नेतरहाट। क्या है? नेतरहाट। और ये किस जिला के अंतर्गत है? ये लातेहार जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसे एक हिल स्टेशन का भी दर्जा दिया गया है। तो छोटा नागपुर की रानी के नाम से कौन जाना जाता है? तो नेतरहाट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन 3 है। अब चलिए बढ़ते हैं आज का डे का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अब उसको ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है कि दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? तो इसका उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? इसका उद्घाटन संजय गांधी जी के द्वारा हुआ था, ठीक है। आपको साथ में ये भी नाम याद रखना है। इसका उद्घाटन जो हुआ था वो किनके द्वारा हुआ था? संजय गांधी के द्वारा हुआ था। और कब हुआ था? ये 1975 में हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था? 1975 में हुआ था। अभ्यारण्य वट का अगर बात कर ले कि अभ्यारण्य वट किसे कहा जाता है, तो अभ्यारण्य एक प्राकृतिक आवास होता है। क्या होता है? एक प्राकृतिक आवास होता है जो जानवरों और पक्षियों की विशिष्ट प्रजातियों की रक्षा करती है। वो क्या करते हैं? वैसे जानवर या वैसे पंछी जो विलुप्त होने के कगार में है, तो उनकी प्रजाति के रक्षा करने के लिए क्या बनाया जाता है? अभ्यारण्य बनाया जाता है। उन्हें एक प्राकृतिक आवास दिया जाता है, ठीक है। तो दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य का अगर बात करें तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे भारतीय हाथी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आपसे ये पूछा जाए कि दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था, तब आपका आंसर क्या होगा? संजय गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और अगर किस साल किया गया था ये पूछ लिया जाए, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि उद्घाटन कब हुआ था, तो कब हुआ था? ये 1975 में हुआ था। ये वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन देखिए, यहाँ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी आपको साथ में बताया जा रहा है। और उसके साथ साथ अगर आपसे ये सिर्फ पूछा जाए कि ये किस जिला के अंतर्गत आता है या किस जिला के अंतर्गत में आता है, तो यह पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत में आता है, ठीक है। जमशेदपुर से महज 10 किलोमीटर की दूरी में है दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य। क्लियर? आई होप कि आपको सारे डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। तो
ये क्वेश्चन नंबर 20 आज के डे का लास्ट क्वेश्चन था। आज भी हमने प्रीवियस ईयर में आए 20 क्वेश्चनों के बारे में उनके ऑप्शनों के साथ साथ विचार विमर्श किया है और क्लास बहुत ही मज़ेदार रहा है। चलिए इसी जोश के साथ हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।